हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर लिए? चलिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रारंभ करने से पहले बड़े दिन के बाद आज छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बगल में सब्सक्राइबर वाला बटन है और बेल आइकन है, दोनों को एकदम ठोक दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स 09, रे ऑप्टिक्स 09, इसमें आज हम लोग देखेंगे मेनली मिरर फॉर्मूला। क्या देखेंगे? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला सब कोई जानते हैं, मिरर फॉर्मूला सब कोई जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कि माइनस होता है? नहीं, प्लस से होता है। 1/v इक्वल टू 1/u 1/f, यही मिरर फॉर्मूला। और बरसों पुरानी आपने इसको प्रमाणित भी किए होंगे, पर आज के प्रमाण की कुछ नई तकनीकी है। यहाँ पर लिख लेते हैं f बराबर क्या है, v बराबर क्या है और u बराबर क्या है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक ना? तो चलिए, तो f बराबर होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? तो मेन फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। v बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। u क्या है? लेंथ मत को, डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इनमें से कोई ऐसे भी होंगे जो हमसे कहेंगे कि ये डिस्टेंस लिए हैं कहाँ से, तो आपको याद होनी चाहिए कि दर्पण में सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। तो ये सभी दूरियां कहाँ से हैं? ध्रुव से। तो ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इनका हम लोग क्या ले लेते हैं? एक छोटा सा प्रमाण ले लेते हैं, छोटा सा प्रमाण ले लेते हैं। तो प्रमाण के लिए यहां पर लेट्स करेंगे, मान लेंगे। पहले हम लोग मानते हैं लेट्स a mirror having very small aperture and a point object and a point object lies front of mirror on principal axis। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या लिख लिए? नहीं, तो देखिए, लेट्स मान लेते हैं अ मिरर, कोई एक मिरर है, हैविंग जिसका वेरी स्मॉल अपार्चर, जिसका अपार्चर क्या है? बहुत स्मॉल है, छोटा है, बहुत छोटा है। एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज फ्रंट ऑफ मिरर, और एक बिंदु वस्तु जो है, बिंदुवत वस्तु, वो मिरर के सामने रखी हुई है। कहां पर? तो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर वो वस्तु रखी हुई है। आइए इन सबको मिटाते हैं ताकि आपको इधर रे डायग्राम हम बना लें और रे डायग्राम बना करके फिर इसको समझा दें। लेकिन इसको पहले लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? माना कि कोई मिरर है जिसका अपार्चर बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा है, और दर्पण के सामने एक वस्तु पड़ा है। कहां पर? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु है जो किस पर है? प्रधान अक्ष पर है और मिरर के सामने है, फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, सबको हम इरेज कर देंगे ताकि थोड़ी कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जाना है। और इसमें यहाँ पर जो कंसेप्ट की आवश्यकता होगी वो त्रिकोणमिति की आवश्यकता होगी। यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है, तो फटाक से नोट कर लीजिए इनको।
कर लिया नोट। चलिए इसको मिटा दिया जाए, मिटा दें। तो दोनों में बारी बारी, दोनों मिरर में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए पहले क्या ले लेते हैं, कॉनकैव मिरर, अपनी अपनी पसंद, कोई पहले कॉन्वेक्स लेते हैं तो कोई पहले कॉनकैव लेते हैं, पर दोनों में देखेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है कि आप कॉनकैव में बनाइए कि कॉन्वेक्स में बनाइए, बस पूछता है मिरर फार्मूला प्रमाणित कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहां पर क्या करते हैं कि एक मिरर ले लिए, मिरर कैसा लिए हैं अपन, कॉनकैव मिरर है। कॉनकैव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहीं पर कहीं पर पोल होगा, यहीं पर कहीं पर पोल होगा, यहीं पर कहीं पर एफ होगा, और यहीं पर कहीं पर क्या होगा, सी होगा, यहीं पर कहीं पर सी होगा। इसको और नजदीक कर लो, यहीं पर कहीं पर क्या होगा, सी होगा, और यहीं पर कहीं पर क्या होगा, इसका मुख्य फोकस होगा। इस मिरर के सामने, इस मिरर के सामने यहां पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, बिंदुवत ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यहां से इससे एक रे चलती है, रे चलती है और मिरर के इस बिंदु से जाते हैं और ऐसे करके मान लेते हैं ये टकरा गया, ऐसे करके गए और इधर की ओर क्या हो गया, निकल गया। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो रे की आवश्यकता होती है। एक रे फिर ऐसे गया, इसी रास्ते से सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए गया और इसी रास्ते पर क्या हो गया, गया और इसी रास्ते पर लौट गया। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। अब डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक लंब डाल लीजिए यहां पर, और इसको मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P डैश। ये P है, ये P डैश है, ये F मुख्य फोकस है, यहाँ पर I फॉर इमेज बना है, C फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और O फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइए इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, F कहलाती है। यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, V कहलाती है। यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, R कहलाती है। और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, इसको U कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, U। बात समझ में आ रही, इसको कटिंग करके लिख देते हैं यहां पर बीच में, F V R U, ये दूरी है इसकी। अब एक यहां पर कंडीशन लेंगे, इस साइड में दिखाई दे रही है, यहां तक, यहां तक। चलिए एक कंडीशन ले लेते हैं, लेट्स एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। यदि मिरर के एपर्चर बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा, देन तो क्या होगा, जरा देखिए, देन P डैश लाइज ऑन P। P डैश जो है वो किस पर पड़ जाएगा, देखो 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 देखो, इधर गौर कीजिए। मिरर का कहता है अपर्चर क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब ये बहुत बड़े गोले का भाग हो, बहुत बड़े गोले का भाग हो, और इसका छोटा सा कटिंग काट ले यहां से। क्या इसको देख करके कोई कहेगा स्फेरिकल मिरर है? लेकिन आप जानते हैं ये क्या है, देख लीजिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, आप जानते हैं कि ये क्या है, इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा कटिंग काट लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो मिरर नहीं लेंगे या इतना बड़ा तो मिरर नहीं लेंगे, इसका छोटा सा कटिंग काट लेते हैं। यदि इस तरह से बना दें तो इसको कोई स्फेरिकल मिरर कहेगा? क्या आप भी इसको स्फेरिकल मिरर नहीं कहेंगे? ये तो स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि अभी आपने देखा कि स्फेयर का क्या है, वो पार्ट है। यदि इस तरह से मिरर हो जाए तो यहां पर देखिए मिरर सीधा हो जाते, सीधा हो रहा है, और इसकी बहुत छोटा सा क्या है, अपार्चर है। यदि इतना बड़ा लेते तो इतना बड़ा अपार्चर होता, छोटा अपार्चर के कारण अब यहां पर मान लिया जाए कि यहीं पर क्या है, P बिंदु है, और यहीं पर क्या है, P डैश है, तो क्या P डैश बराबर P बिंदु होगा इसका?
इसलिए यहां पर लिए हैं लेट्स। मान लीजिए कि अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, देन P डैश लाइज ऑन P, माने P डैश जो होगा वो किस पर होगा, P बिंदु पर, उसका शायद इसको संपाती भी कहते हैं, माने P डैश किस पर हो जाएगा, P पर हो जाएगा। ये मान करके चलेंगे। जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो FP डैश बराबर FP, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये सब नीचे में लिख लेना, ये इसकी आवश्यकता इधर पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, FP डैश इक्वल टू FP, यहां पर हाँ FP डैश इक्वल टू FP, IP डैश इक्वल टू IP, CP डैश इक्वल टू CP, OP डैश इक्वल टू OP। क्लियर? बस अपनी कहानी ये रही, अपनी कहानी ये रही। अब एंगल डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंगल डिसाइड कर लेते हैं। सी बिंदु से क्या करते हैं कि इस परावर्तन सतह पर इसको थोड़ा बढ़ा करके बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा बना लिए हैं वैसे बनाइए, ताकि हमारे कलम जो है ना मोटे हैं, मोटे हैं तो मोटे मोटे लिखना भी पड़ता है, तो मोटे मोटे लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, अटता नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा हम लंबा चौड़ा करके बनाते हैं। इधर से रे गई और इस आई बिंदु से गुजर गई। यहीं पर एक क्या कर लेते हैं, एक लंब डाल लेते हैं। जितना बड़ा आप पिक्चर देख रहे हैं शायद इतनी बड़ी पिक्चर नहीं होगी, इसलिए P डैश लाइज करेगा किस पर, P पर। यदि इतना बड़ा होगा तो कोई बिना आंख वाला व्यक्ति भी कहेगा ना 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 P डैश कहीं P पर हो, पर इतना बड़ा होता नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लिखना पड़ गया, लेट्स। मान लिए हम लोग। अब C बिंदु से क्या करते हैं कि एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं इस पर। इस बिंदु को मान लीजिए N, इस बिंदु को क्या मान लें, N। एक रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, एक रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, जो कहां जाकर के N दर्पण के N बिंदु से टकराती है, परावर्तन के बाद I बिंदु से गुजर जाती है। ये पहली रे। दूसरी रे केंद्र से होकर के गुजरती है, और केंद्र से जो होकर के गुजरती है शायद वो नॉर्मल इंसिडेंट होता है, अपने ही पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। तो अपने पथ पर ये लौट जाती है, तो दोनों रे एक दूसरे को कहां पर कटिंग किया, आई बिंदु पर, और जिस बिंदु पर कटिंग हुआ वहीं पर क्या बन गया, इमेज बन गया था। इस ओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन रहा है, आई बिंदु पर। यहां पर यदि मान लिया जाए इसको थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। तो इसको मान लिया जाए बउआ, इसको मान लिया जाए अल्फा, इसको मान लिया जाए गामा, और इसको मान लिया जाए बीटा। देखिए सभी एंगल देख लीजिए, क्या देखें, अल्फा, बीटा, गामा। इस कोण को क्या मान लिए, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे की, प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल, और प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगल है वो अल्फा, बीटा, इसको बीटा मान लो ना, सीरियली मानिए, ये है बीटा, और इसको क्या मान लिए, गामा, इसको क्या मान लिए, गामा। तो इतने कंस्ट्रक्शन है, एक बार आप इत्मीनान से पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, फिर यहां पर हम लोग आगे देखते हैं। फटाक से इसका कंस्ट्रक्शन कीजिए। चलिए इनको आप क्या कर लिए, नोट कर लिए। यहां पर एक चीज और लिख लेंगे जानकारी के दौर में, OP डैश इक्वल टू OP लिखे हैं, तो एक बार लिखेंगे NP डैश इक्वल टू NP। ये सब कब होगा संभव, जब मिरर का अपर्चर क्या हो, बहुत छोटा हो। अभी इस फिगर के लिए यदि फिगर को देख करके आप कहते हो तो बिना आंख वाला व्यक्ति भी कहेगा कि MN बराबर NP डैश बराबर NP नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन है। चलिए जब ये कंडीशन आ गया है तो इस सेक्शन में क्या बन गया, फिगर बन गया। इसके बाद हम थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं और केवल आवाज सुनिए, मुंह कान दिखाई नहीं दिया तो क्या हुआ। चलिए देखेंगे। अब एक चीज देखो यहां पर कि यदि अपर्चर बहुत छोटा हो तो ये बिंदु जो N बिंदु जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये यहां पर थोड़ा दिखाई देगा, ये यहां पर इसके आसपास दिखाई देगा। ये देखिए अभी तुरंत देख लीजिए एक बार, इतना बड़ा था, इतना बड़ा काट लो ना, एगो बड़का गोला का काहे ला,
ये क्या है, स्फेयर का छोटा सा पार्ट है। यह एक मिरर है, गोलीय मिरर है। यहाँ पर n बिंदु है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर O है, यूं गया यूं आया। तो ये देखिए, ये एंगल जो होने वाला है ये शायद बहुत छोटा एंगल होने वाला है। एंगल क्या है, बहुत छोटा होने वाला है। जब बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत छोटा एंगल होता है तो याद रखना, क्या याद रखना, जब थीटा थीटा इज वेरी स्मॉल। ये थीटा क्यों वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि अपार्चर क्या है, बहुत छोटा है। तो इस स्थिति में टेन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 0, माने थीटा बराबर 0। इसके बराबर थीटा बराबर थीटा नहीं, 1 ले लेते हैं। इसके बराबर ओहो थीटा थीटा, इसके बराबर क्या ले लेते हैं 1, और सेक थीटा बराबर भी 1, साइन कॉस, बस इतना। आ गई बात समझ में। तो ये कंडीशनली चलता है। आइए अब हम क्या चलते हैं, एक छोटी सी थ्योरम को याद कीजिए। 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग सुदूर बाह्य कोण के बराबर होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि यह एक त्रिभुज है, समझते जाइए समझते जाइए, ये थीटा है, ये बीटा है, और मान लिया जाए इसको बढ़ा देते हैं ऐसे करके, और ये एंगल मान लेते हैं ये गामा है। तो थ्योरम कहता है थीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। मतलब ये बाह्य कोण है और ये सुदूर, माने बाह्य कोण के संगत अंतः कोण नहीं, इसके दूर वाले अंतः कोण। तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग सुदूर बाह्य कोण के योग के बराबर होते हैं। अंतः त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग सुदूर बाह्य कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम याद रखना, हम यहां पर नोट में लिख दिए रहे हैं। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 7th या 8th क्लास में ये आया था ज्योमेट्री में। योग सुदूर बाह्य कोण के बराबर बराबर होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, जैसे कि यह एक त्रिभुज है, इधर से इधर से इधर से, ये कोण ले लेते हैं थीटा, ये कोण ले लेते हैं बीटा, और ये कोण ले लेते हैं गामा। तो गामा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस बीटा। यही है स्टेटमेंट। या थीटा बीटा मत मानो, इट्टोटो ए, इट्टोटो बी, इट्टोटो सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसी अवधारणा पर हम लोग चलेंगे आज। किस अवधारणा पर, इसी अवधारणा पर चलेंगे। इस अवधारणा को नोट में एकदम याद रखेंगे, ठीक। तो आइए बात करते हैं ट्रायंगल ONC में। किसमें, इन ट्रायंगल, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, माने चित्रानुसार। किसके अनुसार, चित्रानुसार। ट्रायंगल ONC, इन ट्रायंगल ONC, गौर कीजिए ONC। तो ट्रायंगल कैसा हो रहा है, ये है थीटा, ये है अल्फा, और ये है ONC। क्या इस तरह से कुछ ट्रायंगल है, देखिए जरा। इस तरह से जब ट्रायंगल है तब हुआ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। समीकरण कह लियो 1। आइए इन ट्रायंगल
कटता नहीं है, यहां देख लो एक बार। इन ट्रायंगल CNI, इन ट्रायंगल CNI। जरा ट्रायंगल कैसा है वो देख लेते हैं, जरा ट्रायंगल कैसा है वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए। यूं चला, ICN बीटा थीटा गम। कोई तकलीफ? ये ट्रायंगल है। ये जब ट्रायंगल है तो यहां हम कटिंग करके इसको लिख लें, यहां कटिंग करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा बराबर गामा। तो थीटा बराबर जब निकालें तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, तो इसको उधर ले जाएंगे तो गामा माइनस थीटा, गामा माइनस बीटा, गामा तो यहीं पर आ जाएगा, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको उधर लेकर के चल जाएंगे तो गामा माइनस बीटा। समीकरण कह लीजिए इनको 2। अब आइए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से थीटा थीटा LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मन बीटा माइनस गामा बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो जाति जाति को एक जगह कर दें तो ये इधर आएगा तो प्लस, तो 2 बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा, प्लस गामा प्लस अल्फा होगा। कह लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3। कहानी खत्म, कहानी फिनिश। एक बार फटाक से इनको, ये आपको परीक्षा में लिखना, देखिए ये नोट वाला बात आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, ये आपके जानकारी के लिए बताएं कि 7th या 8th क्लास में आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग सुदूर बाह्य कोण के बराबर होता है, जैसा कि यहां पर आपको मैंने प्रमाणित करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार फिगर से चलें और वहीं सुदूर 2 अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या किए, बराबर किए। इक्वेशन 3rd तक आए, अपनी कहानी क्या हो गई, फिनिश हो गई। एक बार इसको नोट कर लीजिए, इन सब को हम इरेज कर देंगे। अब हमें मतलब किन से है, केवल समीकरण 3 से। तो फटाक से इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इन सबको इरेज करें। हमें किस समीकरण से मतलब है, 2 बीटा, इसको कहीं कॉपचा में लिख लेते हैं, 2 बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। अब उनको लिख लिए, इन सबको हम इरेज करते हैं। यहां तक शायद समझने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और पुराने वाले झमेला से भी खत्म। अब सर्वांग सम करते रहो, समरूप बनाते रहो और माथा लगाते रहो, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे नहीं लेंगे, क्या जरूरत है वो सब लेने का। आइए अब इसका उपयोग करते हैं। थीटा इक्वल टू वेरी स्मॉल, तो लगाते हैं इन ट्रायंगल मतलब फिगर से चलिए न रहे हैं, तो 10 क्या क्या आया है, अल्फा बीटा और गामा। तो पहले ले लेते हैं 10 बीटा, तो 10 बीटा बराबर, ये ना बीटा है, तो ये 10 थीटा मतलब ट्रिकोनोमेट्री का एप्लीकेशन जब भी हम लोग करते हैं तो समकोण त्रिभुज में याद रखना। तो देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज क्या है, CNP डैश, परंतु P डैश लाइज ऑन P, तो P डैश को P लिखेंगे। तो 10 बीटा, तो 10 बीटा बराबर क्या होता है, ये है तो ये तो आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो क्या कहेंगे, NP बटे, हम PA क्यों लिख रहे हैं सोचो ना, P लाइज ऑन P डैश, तो NP बटे क्या हो जाएगा, CP। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, NP बराबर NP कितना है, NP को NP ही रहने दिया जाए, NP को NP ही रहने दीजिए जाए। CP कितना है, CP कितना है, R। CP हो गया
आर। ठीक, उसके बाद आइए टेन अल्फा बराबर, इसको घेर करके रख लो, काम आएगा। टेन अल्फा बराबर ये न है, तो चलेंगे ओ एन पी, तो क्या हो जाएगा ओ लंब बटे आधार, तो एन पी बटे टेन अल्फा, एन पी बटे ओ पी। तो टेन अल्फा माने टेन थीटा थीटा, तो टेन अल्फा अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एन पी बटे यू, एन पी बटे यू। पर एक चीज यहीं पर मेरे हिसाब से यदि माइनस प्लस लगाते जाओगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारे ध्रुव से इधर की ओर, आपतित किरण इधर की ओर, सब निगेटिव में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस आर, ये क्या हो जाएगा माइनस यू। आइए टेन गामा ना, टेन गामा बराबर, गामा ये है, ये ट्रायंगल आई एन पी, तो क्या हो जाएगा एन पी बटा आई पी, तो टेन गामा बराबर गामा, तो गामा बराबर एन पी, अब बट्टा ये क्या है आई पी, क्या है आई पी भी है ना, तो माइनस भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड। चलिए 2 इंटू बीटा, तो बीटा कितना है भैया एन पी बटा माइनस बरोबर गामा, गामा कितना है भैया एन पी बटा माइनस भी, प्लस अल्फा, अल्फा कितना है भैया एन पी बटा माइनस यू, माइनस 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 खलास, एन पी देखना, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं एनपी को, तो 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, यहां पर क्या हो जाएगा 2 बटा आर। तब इसको कहां लिखें, इसको कहां लिखें, यहां दिखाई दे रहा है, कटता नहीं ना है। चलिए एक बार देख लो इधर, तो क्या लिख सकते हैं 2 बटा आर बरोबर 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू। अब देखो 9, यदि अपार्चर बहुत छोटा हो तो ये रे जब जाएगा तो पारा एक्सियल हो जाएगा। इस स्थिति में सेक थीटा थीटा के इक्वल टू हो रहा है, तो कॉस थीटा 1, तो सेक थीटा भी 1, तो आर बराबर क्या हो जाएगा मतलब 2f, आर बराबर 2f, चूंकि आर बराबर 2f, तो 2 बटा 2f बरोबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, 2 से 2 मर गया, 1 बटा एफ बरोबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा, क्या यही हमें प्रमाणित करना था? बस सर्वांग समता के चक्कर से मुक्ति दिला दिए। ये तरीका अपनाइए और सरलता से इसको बनाइए। अब मुझे लग रहा है कि आपको इन सब को समझने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होंगी। क्या ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? तो चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। ये अभी देखें किस लेंस में, मिरर में, कॉनकैव मिरर में। इसी चीज को किस में देख लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में। फटाक से नोट कर लीजिए आप। चलिए इनको नोट कर लिए। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसको समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी। आइए इसको एक बार देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। मिटा दें। चलिए अब उस अपार्चर की कहानी हम नहीं लिखेंगे, साइन कॉस टेन की नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे कि स्मॉल अपार्चर है। ठीक, काम चल जाएगा। द्वारक छोटा है, ये वो इतना बात नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे उतना बात, सो कह देते हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट फिगर था इसलिए इसको समझाना सही था। चलिए
हाँ, रे ऑप्टिक्स। ओ, उसको कायल याद कर रहे हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर? कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये भाग इसका क्या क्या हुआ है? कलई किया हुआ है। और इधर से ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका पोल है। यहीं पर कोई एक क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से एक रे जा रही है और यहीं कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इधर से जाती है, इधर को आती है। और यहीं पर इसका मान लेते हैं, कहीं पर कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? थोड़ा और दूर बढ़ा लो। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी क्या है? सी है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सी है। यहीं पर इसकी मान लेते हैं कि एफ है। और यहाँ पर क्या बन गया है? आई बन गया है। और यहाँ से एक नॉर्मल डाल दीजिए। ये क्या डाल दिए हैं? नॉर्मल डाल दिए हैं, अभिलंब डाल दिए हैं, अभिलंब डाल दिए हैं, अभिलंब डाल दिए हैं। ये सी, इस बिंदु का नाम रख देते हैं एन, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। तो आइए परावर्तन के नियम से चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी थीटा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर इसी को उस तरह से मान लेते हैं। क्या मान लें? क्या मान लें? क्या मान लें? मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं अल्फा। इसको क्या मान लें? बीटा। और इसको क्या मान लें? गामा। यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? u। और यहां से इसकी दूरी स्मॉल f। यहां से इसकी दूरी v। और यहां से इसकी दूरी r। किसी कोई तकलीफ? यदि तकलीफ नहीं है तो चलिए देखिए, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये यदि थीटा है तो एकांतर अंतः कोण से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। चलिए चलते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एन आई, इन ट्रायंगल ओ एन आई। देख लीजिए, ओ एन आई। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार है शायद। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार है। इसका नाम आई है, इसका नाम ओ है। और आई बिंदु से जो गया है ऐसे करके निकला है। और शायद ये थीटा, ये थीटा, इसका नाम कितना है? 2 थीटा। देखो ना गौर से, ये इसको इधर से खींचो, सामने से, सामने से। तो ये थीटा, ये थीटा था। बाय कोण कितना हो गया? 2 थीटा, 2 थीटा। इस तरह से कुछ दिया हुआ है 2 थीटा करके। इस बिंदु का नाम n है। तो इसमें इसका नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए समीकरण 1। आइए दूसरी बात देखते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आई एन सी, इन ट्रायंगल आई एन सी, इन ट्रायंगल, ओहो, इन ट्रायंगल आई एन सी। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार है। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। आई सी एन है कि नहीं है? ये एंगल का नाम सबको जानते हैं। वो फिगर में देखिए ना, उतना हम काहे बनाएंगे? आई एन सी दिखा दिए कौन से ट्रायंगल है। उसके बाद बनाएंगे कहाँ? सीजन कुछ अल्टर चल रही है। तो क्या करेंगे? बीटा बराबर 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 हो जाएगा गामा प्लस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ? थीटा बराबर गामा माइनस बीटा। थीटा बराबर गामा माइनस बीटा। समीकरण कह लीजिए 2। आइए समीकरण 1 में थीटा का मान
रखने पर। किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर तो क्या करेंगे, 2 इंटू थीटा बराबर कितना है, गामा, ये गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो 2 गामा माइनस क्या हो जाएगा, 2 बीटा बरोबर अल्फा प्लस बीटा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कहां पर बीटा माइनस गामा है? समीकरण 2 में बीटा माइनस गामा, हाँ इसलिए तो लग रहा था। सुधार लीजिए, बीटा माइनस गामा, चूंकि अल्फा इसी जगह पर है, गामा को इधर हम ले गए हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बीटा माइनस गामा। अब आइए इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसको उधर लेकर के चल जाते हैं, इन सबको इधर की ओर लेकर के आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो बीटा, ये भी माइनस में, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर 2 गामा। तो इसके बाद जो आने वाला है 2 गामा बराबर बीटा माइनस होगा। जरा सोचो, गौर से सोचो। कह लियो समीकरण 3, कहानी खत्म। एक बार इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए, कहानी हो गई खत्म। फटाक से इनको नोट कर लिया जाए। समीकरण 3 को कहीं कॉपचा में लिख लेंगे, मिटा करके फिर से लिखेंगे। चलिए ये नोट कर लिए। अब हमें किससे मतलब है, समीकरण 3 से। मिटारने दो, इस सबको मिटारने दो मुन्ना, मिटारने दो। समीकरण 3 को यहाँ रखते हैं, अब फिर वही कहानी करेंगे। देख लीजिए, P बिंदु से लेकर के चलेंगे, यहाँ पर एक लंब डालेंगे। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं किए थे, लंब डाल दिए। इसका क्या नाम रखें, P डैश। और मिरर का अपार्चर यदि छोटा है तो P डैश लाइज ऑन P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपार्चर ऑफ मिरर वेरी स्मॉल then P dash lies on P and tan थीटा इक्वल टू थीटा। इतनी कंडीशन दे दिए। तो आइए चलते हैं टेन गामा बराबर, गामा ये ना है, ये लंब है, तो ट्रायगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन जब भी करते हैं हम लोग तो किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो कौन से त्रिभुज होगा, CNP डैश होता है, लेकिन P डैश जो है किस पर है, P पर है। तो क्या कहेंगे, CNP। तो ये लाइज करेगा किस पर, CNP पर। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार ना, तो लंब क्या हो जाएगा, NP बटा R CP। तो NP बटा CP। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन गामा इक्वल टू गामा। तो NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP क्या है, R देखिए आपके माइनस में होगा कि प्लस में, जरा सोचो। R माइनस में होगा कि प्लस में। तो R देखिए ये आपतित किरण की दिशा, इधर से ये आपतित किरण की दिशा, और इधर की ओर नाप रहे हैं ध्रुव से। तो R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद चलिए, टेन बीटा बराबर, टेन बीटा ये एंगल, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में। तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, NP बटा IP। तो बीटा बराबर क्या होगा, NP बटा IP क्या है, IP भी, IP क्या है, भी पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। इस समीकरण को 3 को मिटाएं, याद रखना, कहीं कॉपचा में लिख लेते हैं इसको। 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा। ये हो गई, ज्यादा बढ़ गया। तो चलिए उसके बाद टेन अल्फा
अल्फा ये एंगल ना, तो चलेंगे यहां से यहां तक एनपी बट्टा ओपी, एनपी बट्टा ओपी, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एनपी बट्टा ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर माइनस यू, याद रखना माइनस यू। अल्फा बीटा एंड गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 2 इंटू गामा, तो 2 इंटू गामा, गामा बराबर कहाँ है, गामा बराबर एनपी बट्टा आर, एनपी बट्टा आर बरोबर बीटा, बीटा कहाँ है, एनपी बट्टा भी, तो एनपी बट्टा भी। अब इसको थोड़ा हटा लें, छाप लिए होंगे, एनपी बट्टा भी माइनस गामा है अल्फा, अल्फा अल्फा, तो एनपी बट्टा माइनस यू, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, एनपी 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 मर जाएगा, तो 2 बट्टा आर इक्वल टू 1 बाय भी, माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू। और यहां हम जानते हैं आर बराबर चूंकि 2 बट्टा 2f इक्वल टू 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू, 2 से 2 मर गया, तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू, चूंकि आर बराबर 2f। प्रूव्ड हो गया, खल्लास, फटाक से इसको कर लीजिए नोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव दोनों में खल्लास, इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। अगले लेक्चर 10 में जब आएंगे हम लोग तो बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन की, किसके, मैग्निफिकेशन, आवर्धन की, मिरर के आवर्धन की बातें करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।